नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जमहूरियत का सबसे बड़ा त्यौहार आम इंतखाबात हैं। 5 बरस में एक बार होने वाले इस त्यौहार का इंतजार वोटरों को होता है। जमहूरियत के जश्न की आमद है। सियासी जमातें चुनाव मूड में हैं। लीडरों के जलसे, जुलूस और रैलियों से इलेक्शन का माहौल बन रहा है। सियासी जमातें वोटरों को राम करने के लिए वादे और दावे कर रही हैं। वोटर इनकी बोलियों को तौल रहे हैं। हर बात का तनकीदी जायजा लिया जा रहा है। यूं कहें कि सियासी पार्टियों का तर्ज अमल स्कैनर पर है। मुल्क भर में इलेक्शन का मंजरनामा कैसा बन रहा है, इनके अवामिल और महरकात क्या हैं, जमीनी हकायक क्या हैं, सियासी पार्टियों के दाखिली, खारजी और इलेक्शनी मजबूरियां क्या हैं, अवाम की तवक्कुआत क्या हैं, इलेक्शन वॉच में आज हम इसी पर नजर डालेंगे। कहा जाता है कि मरकज की सियासत में हुकूमत के लिए दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और यही वजह है कि यूपी की 80 पार्लिमानी सीटें, जहां बीजेपी और कांग्रेस जैसी कौमी सतह की सियासी जमातों के लिए दूसरी रियासतों से ज्यादा अहमियत रखती हैं। वहीं ये समाजवादी पार्टी और बीएसपी जैसी बड़ी रियासती पार्टियों का सियासी वजूद भी तय करती हैं। यही वजह है कि मगरबी उत्तर प्रदेश की तकरीबन 28 सीटों पर सियासी लड़ाई इन सियासी जमातों के लिए हमेशा से अहमियत की हामिल रही है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों में बदलते सियासी मंजरनामे से इस इलाके की सियासी बिसात पर एक दूसरे को मात देने के खेल की शुरुआत हो चुकी है। दो 2014 के पार्लिमानी इंतखाबात में मोदी लहर में बीजेपी ने न सिर्फ मुल्क के सबसे बड़ी रियासत में जबरदस्त कामयाबी हासिल करके मरकज में इक़्तिदार हासिल किया, बल्कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी जैसी जमातों को हाशिए पर ढकेल दिया था। मगरबी यूपी में बीजेपी से हारकर जहां समाजवादी महज 3 सीटों पर सिमट गई, वहीं बीएसपी का तो खाता भी नहीं खुला और पार्टी का वजूद खतरे में पड़ गया। जात बिरादरी के वोट बैंक पर सियासी नफा नुकसान का जोड़ तोड़ करने वाली सियासी जमातें 2014 में जहां वोटरों का मिजाज भापने में नाकाम रही, वहीं 2013 के मुजफ्फरनगर फिरकावाराना फसाद ने रही सही कसर भी पूरी कर दी और वोट पोलराइजेशन का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हासिल हुआ। और बीजेपी ने मगरबी उत्तर प्रदेश की 28 सीटों में से 25 पर शानदार कामयाबी हासिल की। मुस्लिम, जाट और दलित के रिवायती वोट बैंक की सियासत करने वाली सियासी जमातों के लिए ये बड़ा नुकसान था। 2019 में वोट बैंक के इस बिखराव से बचने और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए बीएसपी और समाजवादी का साथ आना इनकी सियासी मजबूरी बन गया और दोनों पार्टियों के इत्तेहाद ने बीजेपी खेमे में भी बेचैनी पैदा कर दी। पिछली बार ये भी हुआ था कि मायावती से कुछ दलित वोट जो है वो छिटक गया था और वो जो है वो वोट बीजेपी की तरफ चला गया। और इस बार ये बात जरूर है कि इस बार हालात बदले हैं और वो वोट फिर वापस बीएसपी के पास आता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कुल मिला के अगर इसको हम देखते हैं तो बीजेपी के लिए वो राह आसान नहीं है जिस तरह से पिछले 2014 के इलेक्शन में हुआ है। सपा और सपा ये फिर एक मंच पर आ गई हैं, तो इसका भारी असर पहले भी देखने में आया है। उपचुनाव में आपने देखा, गोरखपुर का उपचुनाव देखा, कैरना का देखा, एक और उपचुनाव में जो भी उपचुनाव बीच में हुए सन 14 के बाद लोकसभा के, विधानसभा के, उसमें पराजित हुई बीजेपी, एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो ये संकेत पहले मिल चुका है। वहीं बीएसपी और समाजवादी के एक साथ आने को जहां सियासी तजिया निगार बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज तस्वुर करते हैं, वहीं कांग्रेस के इस इत्तेहाद में शामिल न होने से बीएसपी और समाजवादी के लिए नुकसान के तौर पर भी देख रहे हैं। वहीं सभी 80 सीटों पर लड़ने के ऐलान और प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने के फैसले ने यूपी में इस इंतखाब को और दिलचस्प बना दिया है। में जहां इतना बड़ा फायदे की बात कर रहे हैं उसके साथ साथ एक नुकसान भी है इन्हें, और नुकसान यह है कि जैसे कांग्रेस इनके गठबंधन से बाहर है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है शिवपाल यादव की, तो ये लोग क्या है, इनका जो जैसे शिवपाल यादव की पार्टी है तो इनको कहा जाए तो क्या हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। सारी पार्टियां इसी बेस पर उठी हुई हैं कि वो सेकुलरिज्म के मुहाफिज हैं, तो अब सेकुलर ताकत कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएगी। जब ये 3 खानों में बढ़ जाएगी या और खानों में बढ़ जाएगी तो इनके लिए बड़ा मसला पैदा होगा। और इस इत्तेहाद को इसी नज़र से देखना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस बात की है। एक नज़र मगरबी उत्तर प्रदेश के सियासी मंजरनामे पर। 2014 में मगरबी यूपी के 28 सीटों में 3 समाजवादी ने जीती, 25 पर बीजेपी कामयाब रही, बीएसपी का खाता तक नहीं खुला। फिरोजाबाद,
मैनपुरी और बदायूं सीट पर जीती थी समाजवादी पार्टी। मगरबी यूपी की 35 सीटों पर मुस्लिम वोटर असरअंदाज होते हैं। मगरबी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर पर अगर नजर डालें तो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर और मुरादाबाद में 40% मुस्लिम वोटर हैं। रामपुर में मुस्लिम वोटर की तादाद 50% है तो कैराना में 35 और मेरठ में 30, जबकि बागपत, गाजियाबाद में 25% और संभल में 70% तक मुस्लिम वोटर हैं। मगरबी यूपी की 11 सीटों पर बीएसपी, 8 सीटों पर एसपी और 4 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ सकती है। बीएसपी के अकाउंट में मगरबी यूपी की नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, आगरा, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर, अमरोहा, बिजनौर, नगीना और अलीगढ़ की सीटें आ सकती हैं। समाजवादी पार्टी हाथरस, कैराना, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मैनपुरी, फिरोजाबाद और एटा लोकसभा सीटों पर इलेक्शन लड़ सकती है। आरएलडी मुजफ्फरनगर और मथुरा सीटों पर अपनी कोशिश कर सकती है। सियासी तज्जिया निगारों के मुताबिक जात बिरादरी और मजहबी मुद्दों की बुनियाद पर की जाने वाली सियासत ने एक मरतबा फिर इस इलाके की आवाम के असल मसाइल को नजरअंदाज कर दिया है। वो इस इलाके के गन्ना किसानों का मिलों पर सैकड़ों करोड़ रुपए का बकाया हो या बुनियादी सहूलियात को बेहतर करने और रोजगार के नए मौके पैदा करने का मुद्दा महज सियासी जमातों के सियासी मंशूर का हिस्सा बनकर रह गया है। 2014 से पहले किसानों के हालात की दुहाई देने वाली बीजेपी ने वादों के जरिए किसानों को खुश करने की तो कोशिश की, लेकिन बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए कोई मुस्बत कोशिश अंजाम नहीं दी गई। कैराना ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद बीजेपी जहां मुजफ्फरनगर फसाद मामलों में केस खत्म करने जैसे कदम उठाकर जाट बिरादरी को फिर से साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन जाट और पिछड़ी जात बिरादरी के अक्सरियत वाला काश्तकार तबका अब बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियों को लेकर बेचैनी भी महसूस कर रहा है। इनके कागजों में पेमेंट हो रहे या बयान में पेमेंट हो रहे। किसान तड़फ रहा, किसान से पूछ कर देखो क्या स्थिति है किसान की। गवर्नमेंट ने जो माफी की बात कही थी किसान, आज तक वो पूरी नहीं करी। किसान इस कदर परेशान है, इसके घर का खर्चा चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब बताइए, लाखों करोड़ों रुपए किसानों के पिछले साल के जो फैक्ट्रियों पे पड़े हैं, उनके अपने पैसे नहीं मिल रहे और इन्होंने चलो 6,000 रुपए दिए और उनके पैसे जो है आप उनके पैसे दे नहीं रहे और आप अलग घोषणा अपना कर रहे हो। फिल्मी किसान तो किसान होता है, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। किसानों की बहुत दुर्दशा है और किसान बहुत परेशान है। पूरे 5 साल किसान बहुत परेशान है। उत्तर प्रदेश में जात बिरादरी और मजहब की सियासत आवाम के असल मुद्दों पर हमेशा हावी हो जाती है, लेकिन सियासी शाह मात और जोड़ तोड़ के इस खेल में असल खिलाड़ी वो वोटर ही है जो तय करता है कि उसकी नुमाइंदगी कौन करेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। हाल ही में तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात हुए हैं। टीआरएस ने वक्त से पहले इंतखाबात का जो दाव खेला था उसमें उसे कामयाबी मिली, लेकिन क्या असेंबली इलेक्शन के बाद लोकसभा चुनाव तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के लिए आसान साबित होंगे? माहिरीन के मुताबिक लोकसभा इंतखाबात कौमी मसाइल पर लड़े जाते हैं। इस लिहाज से आने वाले लोकसभा इंतखाबात तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के लिए उतने आसान नहीं होंगे जितना कि इसे समझा जा रहा है। सन 2014 में अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत तेलंगाना के पहले असेंबली इंतखाबात मुनक्किद किए गए। इसमें तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने असेंबली में वाज़ेह अक्सरियत और 17 लोकसभा नशिस्तों में से 11 नशिस्तों में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन टीआरएस के सदर और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने असेंबली की मियाद मुकम्मल होने से पहले ही असेंबली तहलील करते हुए दिसंबर 2018 में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद की राह हमवार की। असेंबली इलेक्शन में एक बार फिर टीआरएस ने बेहतरीन मुजाहरा किया और असेंबली की 119 नशिस्तों में से 88 नशिस्तें हासिल की। असेंबली इलेक्शन में शानदार कामयाबी के बाद टीआरएस के हौसले काफी बुलंद है और पार्टी को यकीन है कि लोकसभा इलेक्शन में वो हल्का हैदराबाद को छोड़कर 17 में से 16 लोकसभा हल्कों में कामयाबी हासिल करेगी। वहीं सवाल ये भी पैदा होता है कि तेलंगाना में कौमी सियासी जमातें कांग्रेस और बीजेपी टीआरएस से मुकाबले के लिए कितना तैयार हैं। देखिए, कोई भी इलेक्शन किसी के लिए भी केक वॉक नहीं होता है और हमने जो देखा असेंबली इलेक्शन में जिस तरह से टीआरएस ने स्वीप किया उसके इलाकाई वजूहात थे। पार्लियामेंट के इलेक्शन और असेंबली के इलेक्शन दोनों अलहदा चीज़ें हैं। पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो कौमी मुद्दे होते हैं वो उस पर भारी होते हैं और जो असेंबली के इलेक्शन होते हैं वो इलाकाई मुद्दों की बुनियाद पर। मैं बताना चाहता हूँ कि असेंबली के इंतखाबात और पार्लियामेंट के इंतखाबात अगर ये बैक वक्त भी मुनक्किद होते हैं तो जो हमारे राय दहिंदे हैं, जो वोटर्स हैं,
उनका रुझान, उनकी तरजीहात बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। असेंबली के लिए जो रीजनल एस्पिरेशंस रहते हैं उनको मलूज़ रखा जाता है, और पार्लियामेंट के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें कौमी सतह पर जो बातें होती हैं उनको मलूज़ रखा जाता है। तेलंगाना में हाल ही में मुनक़िदा असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी का मुजाहरा तवक्को के बरखिलाफ बहुत ही खराब था। खास तौर पर बीजेपी को सिर्फ एक सीट पर कामयाबी हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 19 नशिस्तें हासिल हुई थी। इन हालात को देखते हुए ये समझा जा रहा है कि तेलंगाना में जहां इन दो कौमी पार्टियों के हौसले इतने बुलंद नहीं हैं, वहीं तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव एक फेडरल फ्रंट के क़याम और कौमी सियासत में अहम रोल अदा करने का मंसूबा रखते हैं। कि असेंबली के इलेक्शन में तो बिल्कुल टीआरएस पार्टी जो एक रीजनल पार्टी है उसको बिल्कुल केक वॉक हो गया, लेकिन क्या ये इसको रिपीट हो सकता है? इसलिए कि देखिए यहाँ कौमी मंजर को देखना ज़रूर है। अब एक बात ये हुई कि फेडरल फ्रंट की जो बात हुई, फेडरल फ्रंट क्यों एक रीजनल पार्टी शुरू करना चाहती है, चंद्रशेखर राव क्यों करना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट में फेडरल फ्रंट के नाम पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करूँ। तेलंगाना में इस वक्त 17 पार्लियामेंट के हल्के हैं, नशिस्तें हैं, और एक हैदराबाद का हल्का जो काफ़ी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़ी मजबूत है यहाँ, उसके कोई मैं समझता हूँ कि मुकाबिल नहीं है। तो 16 हल्कों की जहाँ तक बात है, 16 हल्कों में मैं समझता हूँ कि दो कौमी जो जमातें हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो कौमी मंजर है उस पर अपना फोकस करने की कोशिश करेंगे, और टीआरएस के लिए उतना आसान नहीं है जितना असेंबली के लिए जिस हम समझ रहे थे। उस मुतासर करने में मैं ये कहूँगा कि जो इनकी एक स्कीम्स बनी, उस स्कीम्स को मैं कहता हूँ कि वर्ना मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, जिसमें जो कौमें जिस ऑक्यूपेशन से जुड़ी हुई थी उनको उस तरह के फ़ायदे पहुँचाए गए। जैसे कि रायता बंधु स्कीम था, उसमें किसानों के खाते में जो है पैसे डाले गए, और वो भी, और जो मुआजिन थे उनको पैसे दिए गए। शादी मुबारक का स्कीम हुआ, जो वो शेफर्ड कम्युनिटी थी उनको जो है भेड़ देना, और ब्राह्मण्स को लैंड, कॉरपोरेट लैंड्स देना, और उस तरह के तो एक जो मॉडल दिया उसमें हर तबके को उन्होंने जहन में रखा। तेलंगाना में मुसलमान 4 लोकसभा नशिस्तों पर फैसला कुन रोल अदा कर सकते हैं। ये समझा जा रहा है कि असेंबली इंतखाबात में मुसलमानों की हिमायत ने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की कामयाबी में अहम रोल अदा किया था। देखिए, मुसलमानों की तादाद 4 ऐसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे तो वो डिसाइडिंग फैक्टर है। एक सीट हैदराबाद की है जो MIM लेके जाती है, वो MIM को लेके जाना, क्योंकि दूसरी पार्टीज कोई स्ट्रांग कैंडिडेट उनके सामने नहीं खड़ा करती हैं MIM के सामने। और दूसरी चीज़ ये लगती है कि मुसलमानों को भी ये नहीं लगता कि उनको वोट क्यों नहीं देना चाहिए, उनके पास इसका कोई सबब नहीं है। तो एक सीट तो मुसलमानों डिसाइड करते हैं, वो MIM के फेवर में करते हैं। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की कामयाबी में समाज के दूसरे तबकात के साथ मुसलमानों के लिए रियासती हुकूमत के फलाही स्कीमात को अहम वजह करार दिया जा रहा है। अगर अगले लोकसभा इंतखाबात में कौमी मुद्दे रियासती अवाम की तवज्जो हासिल करने में कामयाब नहीं रहे, तो समझा जा रहा है कि लोकसभा इंतखाबात के लिए भी टीआरएस अवाम का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। पार्लियामानी इंतखाबात के नजदीक आते ही मुस्लिम तंजीमों ने सियासी जमातों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता पार्लियामानी इंतखाबात में सियासी पार्टियों के जरिए सेंट्रल इंडिया में मुस्लिम नुमाइंदगी को नजरअंदाज किए जाने से नाराज मुस्लिम तंजीमों ने अभी से अपने मुतालबात को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। पार्लियामानी इंतखाबात 2014 में दिल्ली से नागपुर तक के इलाके में किसी भी सियासी पार्टी ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था। मुस्लिम परस्ती का दावा करने वाली कांग्रेस ने भी गुज़िश्ता पार्लियामानी इंतखाबात में जिस तरह से मुस्लिम नुमाइंदगी को नजरअंदाज किया, इसको देखते हुए भोपाल में मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदा अरकान की आज मीटिंग का इनेकाद किया गया। इंतखाबात को लेकर जहां सियासी पार्टियों की अपनी तहरीक जारी है, वहीं पर मुस्लिम सोसाइटी की बात करें तो मध्य प्रदेश के भोपाल में आज कई तंजीमों ने एक साथ मीटिंग की, और मीटिंग में इस बात को तय किया गया कि जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया उलमा बोर्ड और इसके साथ साथ मौलाना अली मियां मेमोरियल सोसाइटी के जो है जिम्मेदारान मौजूद है। उनसे जानते हैं कि आज जो है मीटिंग में क्या तय किया गया। आज मीटिंग में यह तय किया गया कि भाई कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ अक़लियत अक्सरियत का मामला भी चलता है, तो हम चाहते हैं कि अक़लियतों की नुमाइंदगी हो। हमारे मध्य प्रदेश में अभी तक
यानी पिछले 15 साल से कोई नुमाइंदगी नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश से मुसलमानों की नुमाइंदगी हुई लोकसभा इलेक्शन के अंदर। जी, लोकसभा इलेक्शन की जो बात हुई, जब पार्टियां टिकट ही नहीं दे रही हैं तो उलमा बोर्ड जो पहले भी आवाज उठाता रहा है, तो इस बार आज की मीटिंग में क्या तय हुआ? जी, आज सुबह से जो मीटिंग थी और हमारे साथ ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के साथ खुद्दाम मिल्लत, पयाम इंसानियत, ऐसी कई तंजीमें जो बहुत मुतहर्रिक हैं और काम कर रही हैं, सरगर्म अमल हैं, उन सब ने ये तय पाया, अभी मीटिंग ख़त्म हुई तो ये तय हुआ इसके अंदर कि नागपुर से लेकर दिल्ली तक पिछले पार्लिमानी इंतखाब में भी हमारी नुमाइंदगी नहीं हो पाई थी। जब आप टिकट ही नहीं देंगे, हमारा सवाल सियासी पार्टियों से ये है कि जब आप टिकट नहीं देंगे हमें, तो फिर हमारी नुमाइंदगी कैसी होगी? जब आप सिर्फ हमें ये समझते हैं कि एक मुसलमान का एक वोट बैंक है, सिर्फ आपको इतना भरोसा है मुसलमानों के ऊपर कि वो सिर्फ वोट डाल सकते हैं, वो नुमाइंदगी नहीं कर सकते, तो हमें ऐसी पार्टियों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना, कोई सरोकार नहीं है हमारा। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला वाज़ेह तौर पे ये बात हम कह रहे हैं, बहुत पूरे एतमाद के साथ, यकीन के साथ, कि अगर सियासी पार्टियां मुसलमानों को टिकट नहीं देंगी और हमारी नुमाइंदगी नहीं होगी तो फिर हमें इन सियासी पार्टियों से दरकिनार होना पड़ेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश की 29 सीटों की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, महाराष्ट्र की कुछ सीटों की बात करें, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की कुछ हिकमत अमली के साथ जो है उन पार्टियों के पास पहुंचेगी। जी बिल्कुल, ये भी तय हुआ है कि हम उन कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम भी देंगे उनको कि जहां से मुसलमान जीत सकता है, जहां से मुसलमान पिछले कई साल पहले जब टिकट मिला है वहां से जीते हैं मुसलमान, और उन लीडर्स के नाम भी देंगे कि इनमें से कोई भी नाम चुन के आप उनको टिकट दे सकते हैं। ये यकीनी बात है कि इतनी बड़े इलाके के अंदर, इतनी बड़ी नागपुर से लेकर दिल्ली के अंदर आप कहीं भी टिकट नहीं दे रहा है, तो वो पूरा ब्लूप्रिंट हमारा तैयार है। हम इंशाअल्लाह ताला सियासी पार्टियों से बात भी करेंगे इस सिलसिले में। हम देखते हैं कि नाज़रीन, आज जो मुस्लिम तंजीमों की जो मीटिंग है, वो मीटिंग इस बात को लेकर हुई है कि सियासी पार्टियों पर दबाव बनाया जाए कि मुसलमानों को टिकट दे। जब मुसलमानों को टिकट देंगे तो यकीनी तौर पर पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी भी होगी। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। लोकसभा इंतखाबात में मुस्लिम नुमाइंदगी को कैसे बढ़ाया जाए, मुसलमान और दीगर तबकों के दरमियान मेल मिलाप को कैसे मजबूत किया जाए, किस तरह वोटिंग फीसद में इजाफा हो, इन उमूर पर गौर खौज के लिए बेंगलुरु में कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज का इजलास मुनक्किद हुआ। पेश है बेंगलुरु से रऊफ अहमद की खास रिपोर्ट। कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज रियासत की तकरीबन 28 मुस्लिम तंजीमों का विफाक है। इंतखाबात के मौके पर सियासी शूर बेदार करना महाज का अहम मकसद है। आने वाले लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र बेंगलुरु में मुस्लिम मुत्तहिदा महाज का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर कर्नाटक में 4 पार्लिमानी हलकों में मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने का कांग्रेस पार्टी से मुतालबा किया गया। दूसरी जानिब वोटिंग फीसद में इजाफे के लिए मिली समाजी तंजीमों को अभी से कोशिशें शुरू करने का मशवरा भी दिया गया। हमारा कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़कर बीदर ख़ास करके और बेंगलुरु सेंट्रल है, धारवाड़ है, हम सोच रहे हैं कि मैसूर और मंगलूर, ये ऐसे पार्लिमानी हल्के हैं जहां मुसलमान बड़ी तादाद में वोटर्स हैं, और कांग्रेस पार्टी यहां बहुत कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है। तो लिहाजा हमारा मुतालबा ये है कि ये इन पार्लिमानी हल्कों में मुसलमानों को नुमाइंदगी देना ही चाहिए। आखिरी तारीख तो फ़िलहाल तो 28 फरवरी तक है, हो सकता है कि उसमें एक्सटेंड किया जाए, बढ़ेगी, लेकिन उसका इंतज़ार क्यों करें, हमें फौरी ये काम करना चाहिए। आजकल तो बहुत सारी आसानियां हैं, घर बैठे जो है आप फॉर्म 6 डाउनलोड कर सकते हैं। आप सीईओ कर्नाटक को उसका एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर फिर उसे फिलअप करके उसके जो ज़रूरी उसके कागजात हैं उसके साथ उन्हें मुंसलिक करके उन्हें पहुँचाना है और एक्नॉलेजमेंट लेना ज़रूरी है। इजलास में कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों ने कहा कि वो मुस्लिम तंजीमों के मुतालबात को पार्टी के आलाकमान के सामने पेश करेंगे। रियासत के काबीना वजीर और बीदर के रुकन असेंबली रहीम खान ने कहा कि उन पर कोई दबाव नहीं है, कांग्रेस के मकामी मुस्लिम लीडर टिकट हासिल करने के लिए जद्दोजहद करें। तो उसके बारे में 4 सीटों की भी निशानदही करके बताई गई है। तो इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि हम इस बात को कांग्रेस हाईकमान के सामने रखेंगे और जहां तक हो सकता है कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिक्स है, इसमें एमएलए एमपी बड़ी सीट है, उसके लिए हर आदमी जद्दोजहद करना चाहिए। और अब कैसा कि पार्टी में जैसा हमारे को क्वेश्चन आता है, भाई वहाँ पे कैंडिडेट कौन है तुम्हारे पास माइनॉरिटी का, हमारे को कोई बोले नहीं, कोई पूछा नहीं, तो हम कैसा बोल सकते हैं कि कोई है नहीं है, कौन पूछ रहा है, कौन लड़ रहा है। कोई भी ऐसा हमको आके भाई हम सीरियस ऐसा नहीं बोले, चुप हवा में ऐसा कोई तो बोले तो ऐसा। कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज ने लोकसभा इंतखाबात में
जेडीएस पार्टी से भी एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने की मांग की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। बिहार की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली नालंदा पार्लिमानी सीट वजीराला नीतीश कुमार का आबाई जिला होने की वजह से मौजूद बहस रही है। नालंदा पर इस मरतबा तमाम सियासी पार्टियों की नजरें टिकी हुई हैं। क्या है नालंदा की खास बात और क्या है यहाँ के अवाम के मसाइल, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। नालंदा पार्लिमानी सीट में 7 असेंबली सीटें हैं। अस्थावा जेडीयू का कब्जा, बिहार शरीफ जेडीयू का कब्जा, राजगीर जेडीयू का कब्जा, इस्लामपुर जेडीयू का कब्जा, हिल्सा आरजेडी का कब्जा, नालंदा जेडीयू का कब्जा, हरनौत जेडीयू का कब्जा। नालंदा में वोटरों की तादाद तकरीबन 22 लाख है। यहाँ कुछ अहम मसाइल भी हैं जिसकी वजह से आवाम परेशान है। सैलाब और खुश्कसाली की वजह से किसान परेशान। राजगीर में डिग्री कॉलेज का अभी तक शुरू नहीं होना। नालंदा से बड़े शहरों तक ट्रेनों की तादाद में इजाफे का मुतालबा। पूरे जिले में 7 निश्चय में जल कल स्कीम का बुरा हाल। नालंदा शहर में पीने के पानी का मसला और नालंदा में लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़ते हालात। यूं तो नालंदा का दारुल हुकूमत बिहार शरीफ माना जाता है, लेकिन आज नालंदा की पहचान राजगीर से मुल्क व बैरूनी ममालिक में है। राजगीर और पावापुरी बैरूनी सयाहों के लिए दिलचस्पी के मरकज हैं। कास्ट के लिहाज से अगर बात करें तो नालंदा में कुर्मी जात का दबदबा माना जाता है। यादव और पासवान भी अहम रोल अदा करते हैं। कोयरी और मुस्लिम भी यहाँ जीत हार में अहम किरदार अदा करते हैं। नालंदा को मुल्क और बैरून ममालिक में खास पहचान दिलाने में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, बारूद फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का अहम रोल है। यूं तो नालंदा में चुनाव नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमता है। हर चुनाव में जीत हार नीतीश कुमार की छवि ही तय करती है। 2014 में मोदी लहर होने के बावजूद नालंदा में नीतीश लहर कायम रही। इस मर्तबा भी यहाँ मुकाबला एनडीए और अजीम इत्तेहाद के बीच है। हमने चुनावी मौसम में नालंदा का मूड और यहाँ के चुनावी मुद्दे जानने की कोशिश की। देखिए, किसान कितने मेहनत से ये फसल उपजाता है और फसल उपजाने के बाद इस आशा में रहता है उसके फसल की बिक्री अच्छे तरीके से हो जाएगी, जो उसका मूल्य है उचित मूल्य मिल जाएगा। लेकिन बिहार में भी किसानों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। सरकार ने कई सारे योजनाएं शुरू की है किसानों के लिए, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है ये जानना बेहद ज़रूरी है। हम नालंदा लोकसभा क्षेत्र का प्रोफाइल बनाने पहुंचे हैं नालंदा के एक गांव में, और ये किसानों से जानना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, ये बताइए क्या स्थिति है किसानों की, जरा आपने बताइए। बहुत खराब, इतना खराब कि कुछ कहने ना। कोई धान को इसको तो कोई किसान को देखने वाला नहीं है। सारा वर्षा भी पड़ गया, धान जो भी थोड़ा बहुत हुआ है ऐसे तो सूखा के कगार पर है। सब दिन धान किसान पटाते रह गया, उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत उपजा उसको कोई सब खरान में सड़ रहा। देखिए धान खरानी में अगर देखा जाए तो सड़ा हुआ अंदर तरी पकड़ लिया, वर्षा से पड़ गया है। ये मतलब स्थिति है। खरीदारी नहीं कोई आप भी देख सकते हैं। आप भी कुछ कहिए ना कि हाँ हमने देखा कि सड़ रहा है। हैं हम लोग को तो और तो इससे जहाँ पर हैं इससे और अलग में जाइएगा तो इससे और खराब स्थिति है कि हम लोग 3 महीना 4 महीना एकदम दिन और रात नींद हराम, और खेत पर ही कुछ उपजा तो खेत से खरियाना है। यानी कि इतने मेहनत से फसल उपजाने के बाद भी उसका खरीदारी नहीं हो रहा है। क्या समस्या क्या हो जा रहा है? जो घोषणा क्या हुआ, किसान कोई देखने वाला नहीं है। सांसद ने कभी कोशिश की कि किसानों के सांसद तो एवे नहीं करते, तो सिर्फ वोट लेता है, उसके बाद एवे नहीं करता है देखने लगे किसान के क्या हाल है नहीं है जी। अच्छा, इस बार बताइए, इस बार नालंदा में लोकसभा में युवाओं की मांग क्या है? युवा क्या चाहते हैं इस बार के चुनाव में? हर जगह का नालंदा की अगर बात करें तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे पूर्व प्राचीन से मतलब यहाँ पे ज्ञान का भंडार रहा है, और यहाँ का एजुकेशन जो है ये स्थिति है कि आप किसी भी सरकारी विद्यालय में जाकर के देख ले तो कोई भी बच्चा 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक का पढ़ाई नहीं करता है।
अच्छा, मतलब सरकारी पढ़ाई की स्थिति ठीक ठाक नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम जर्जर है आपका। यहाँ तक कि विद्यालय में आपको प्रधानाचार्य से लेकर के शिक्षक तक आपको अच्छे से नहीं मिलेंगे। यहाँ तो चपरासी आपको नहीं मिलेगा, घंटी जो है बच्चा बजा रहा है, पानी पीने के लिए बच्चा खुद रोड के बाहर जा रहा है, कहीं पे चापाकल की व्यवस्था नहीं है, कहीं पे छात्राओं के लिए शौचालय का व्यवस्था नहीं है। अच्छा, आप इस बार के युवा क्या चाहता है? इस बार के लोकसभा चुनाव में युवाओं के सामने कौन सा मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? नालंदा के मुद्दे अगर युवा की बात करें, युवा अगर मुद्दा जो है युवा को रोजगार मिले, और खास करके नालंदा की बात कर ले तो नालंदा में हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास किया है। यहाँ विश्व स्तर के बहुत सारे ये योजनाएं आई हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का जमीन भी उसमें गया है। पर अगर रोजगार की बात करें तो जिनका जमीन गया है उनको अभी तक रोजगार नहीं मिला है। आप अगर वो जो जमीन मालिक हैं वो अगर वो रोजगार के लिए जाए उस योजना में तो उनको मैंने मार के भगाया जाता। अगर चाहे कि वो हम गार्ड की भी नौकरी अगर उस योजना स्थल पर हम कर ले, मान लीजिए कि आपका स्टेडियम है, आपका विश्वविद्यालय खुला है। किसानों और नौजवानों के बाद हमने नालंदा के देही इलाकों की खवातीन के मसाइल भी सुने। हाँ, विकास तो बहुत हुआ है। तो फिर आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव में विकास मुद्दा रहेगा कि फिर कुछ और भी रहेगा? चुनावी मुद्दा तो उतना नहीं बता सकते। नहीं, आप एक महिला के तौर पर बताइए, आप क्या चाहती है? आप अपने नालंदा में क्या चाहती है? मैं तो विकास चाहती हूँ, तो ये सबसे ऊपर रहेगा। हाँ। लेकिन इसके साथ अगर लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर हो जाए तो और अच्छा रहेगा। हाँ, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ। तो आप लोग आ जाइए, आप क्या चाहती हैं? आप नालंदा में क्या चाहती हैं अपने सांसद से? विकास चाहती हूँ। हाँ। और जितना पर्यावरण में गंदगी बहुत ज़्यादा है तो वो चाहती हूँ कि हम लोग भी साथ दें और वो भी हम लोग का साथ दे। अच्छा, स्वच्छता के ऊपर एक आरोप ये लगता है नीतीश कुमार पे कि उन्होंने सारा कुछ नालंदा को ही दे दिया। आरोप सही भी कह सकते हैं। और क्योंकि उनका घर है तो सब लोग अपने घर पे ध्यान देते हैं, तो सही है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नालंदा का ही विकास हुआ है और जगहों का, लेकिन यहाँ का विकास थोड़ा दिखता है। नालंदा के अवाम कुछ मसाइल तो खुलकर बयान कर रहे हैं, लेकिन कुछ मसाइल को दबाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ के अवाम अपने मसाइल के लिए किस पार्टी को अहमियत देंगे, इसके लिए सही वक्त का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो इलेक्शन वॉच के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।